इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स एंड पॉलिसीज। वंस अगेन आपका इस चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में आज हम इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो बोथ पॉलिटिकल साइंस और इन्वायरमेंटल साइंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। पेपर 1 में भी इसके काफी क्वेश्चंस आते हैं इन्वायरमेंट के, तो ये उसके लिए भी यूजफुल रहेगा और जेआरएफ के लिए ये काफी हेल्पफुल भी रहता है कि पेपर 1 में आप एक अच्छा स्कोर करें, डिसेंट स्कोर के साथ आप जेआरएफ क्वालिफाई करें। कोई से भी एग्जाम्स में आप फर्स्ट पेपर को अच्छे से तैयार करके जाएं। ये वीडियो हम क्योटो प्रोटोकॉल के साथ स्टार्ट करते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल के बैकग्राउंड के बारे में हम अगर जानते हैं तो ये हमें UNFCCC जो 1992 में हुई थी रियो डी जेनेरियो में, इसे हम अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। उसी समिट में ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को कट डाउन की बात रखी गई थी, बट इसका कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम नहीं रखा गया था। पर जैसे ही यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को एक्सेप्ट फोर्स में आया 1994 में, तभी एक स्पेसिफिक टारगेट्स के लिए फेल्ट हुआ। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग क्योटो, जो कि जापान में है, 1997 में होती है। वहां पर 150 कंट्रीज सिग्नेचर करती हैं कि ठीक है, हम एक एमिशन कट डाउन करेंगे विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। और ये पहला मैंडेटरी टारगेट्स था डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग वर्ल्ड दोनों के लिए, क्या रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस बाय द सिग्नेटरीज। हम इसमें ये भी देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी गैसेस के बारे में उन्होंने जिक्र करा था जिसको कट डाउन करना था। पहली आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी मीथेन, तीसरी आपकी नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये 6 तरह की गैसेस को कट डाउन करने की बात करी गई थी क्योटो प्रोटोकॉल में। इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं, कौन सी गैस इसमें इंक्लूड है, कौन सी नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको उस टाइम पे एग्जाम पे फिगर आउट करना पड़ेगा। वहीं अब 2001 में मैराकेश मोरक्को में जो है, वहां पर इसके डिटेल्ड इम्प्लीमेंटेशन के क्या रूल्स होने चाहिए वो सारा कुछ स्पेसिफाई करा था। और वहीं पर एक तरह का एक फंड भी बनाया गया था, स्पेशल क्लाइमेट फंड, फाइनेंस द प्रोजेक्ट फॉर मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज, और ट्रांसफर कर सके जिससे कि डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग नेशंस को टेक्नोलॉजीज के। स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड ये इंपॉर्टेंट है, कब हुआ? 2001 में, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। वहीं एक और आपको इसका पॉइंट है, ये कब प्रोटोकॉल इन फोर्स में आया? 16 फरवरी 2005। ये क्वेश्चन बिल्कुल आ चुका है नेट के एग्जाम में। 2005 में एनफोर्स हुआ था। इंडिया ने कब ज्वाइन करा ये भी आपको याद रखना है, और कब इसको किस कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुआ था? 1997। इसके पहले ऑब्जेक्टिव को हम देखते हैं क्या है। रिड्यूस एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज बाय एटलीस्ट 5% बिलो 1990 लेवल्स। जो उस टाइम पे हुआ करते थे उसका 5% के और हम कम करेंगे। इसका फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड था 2008 का 2012 तक। द प्रोटोकॉल वाज बेस्ड ऑन CBDR। CBDR क्या हुआ? कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक नेशंस की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। डेवलप्ड नेशन कुछ और नेक्स्ट लेवल पे एमिशंस को कट डाउन करेंगे, वहीं डेवलपिंग नेशंस कुछ कम लेवल पे कट डाउन करेंगे, पर हर एक नेशंस को इसमें अपनी साझेदारी देनी ही पड़ेगी। जैसे 8% फॉर यूरोपियन यूनियन, 6% फॉर कनाडा, वहीं 7% फॉर USA। कनाडा ने बात को इससे विड्रॉ कर लिया था क्योटो प्रोटोकॉल से कि ये नहीं काम करेगा। क्यों? क्योंकि USA और चाइना ने कभी से रेटिफाइड ही नहीं करा। USA चाइना पे ब्लेम लगाता रहा कि चाइना अब डेवलपिंग नेशंस में नहीं आता, डेवलप्ड नेशंस हो चुका है, और उसके ऊपर भी वही एमिशंस के रूल्स रखने चाहिए और डेवलप्ड नेशंस में होते हैं, इसलिए उन्होंने कभी रेटिफाइड नहीं करा। तो जब तक पहले और दूसरे एमिशंस प्रमोटर जब तक इस प्रोटोकॉल को रेटिफाइड नहीं करेंगे, तब तक ये प्रोटोकॉल अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा वर्ल्ड। वहीं बाद में इसमें दोहा अमेंडमेंट भी होता है जब इसका फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड कंप्लीट हो जाता है। दोहा अमेंडमेंट में एक चीज आपको और याद रखनी है, 7th एक गैस और इंक्लूड करी गई थी इसमें, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। और वहीं इसमें थोड़े कंट्रीज के जो आपके डेडिकेटेड टारगेट्स थे वो भी चेंज करेंगे, जैसे कि 18% कर दिया गया था डेवलपिंग नेशंस का। मान लिया था यूरोपियन यूनियन ने कि हम 20% के पे रिडक्शन करेंगे ग्रीन हाउस गैसेस का। वहीं इस प्रोटोकॉल में काफी फ्लेक्सिबिलिटी भी थी। फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस कि या तो आप अपने एमिशंस को रिड्यूस करिए, या फिर आप कुछ ऐसा फाइनेंस करिए प्रोजेक्ट्स को दूसरे नेशंस में जिससे उनके एमिशंस कम हो सके, जिससे कि आपको कार्बन क्रेडिट मिलेगा। वहीं एमिशन टारगेट कंपेंसेटेड भी हो सकते थे अगर आप ज्यादा कार्बन सिंक मतलब अगर आप ज्यादा फॉरेस्ट्री अपने नेशन में इंक्रीज करते हैं, तो एक तरह का वो कार्बन सिंक होता है, उससे भी आपको काफी बेनिफिट मिलता है। ओशियन फॉरेस्ट को एक बहुत बड़ा कार्बन सिंक के नाम से जाना जाता है। इसी प्रोटोकॉल के कुछ मैकेनिज्म भी थे, जैसे क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, दूसरा था जॉइंट इंप्लीमेंटेशन, तीसरा था आपका एमिशन ट्रेडिंग। अगेन क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म वही था कि आप डेवलप कंट्रीज डेवलपिंग नेशंस में अपने ऐसे प्रोजेक्ट्स रखें जिससे कि वहां का एमिशन कम हो, और उनको CER ये एक इंपॉर्टेंट टर्म आपको याद रखना पड़ेगा, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन क्रेडिट उनको मिलेगा, जिससे कि अगर उनके नेशन में कुछ ज्यादा एमिशंस होते हैं तो उन्हें इसका बेनिफिट मिल सके। वहीं इसमें एक तरह का एग्जांपल आप ले सकते हैं, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स अगर आप डेवलप्ड नेशन डेवलपिंग कंट्रीज में इंप्लीमेंट करते हैं तो इसका भी बेनिफिट उनको CER के क्रेडिट में इंक्लूड होगा। वहीं जॉइंट इंप्लीमेंटेशन Annex B, सपोज कर लीजिए आप डेवलपिंग नेशंस, एक डेवलपिंग नेशंस दूसरे डेवलपिंग नेशंस में अपने एक ऐसा प्रोजेक्ट करता है जिससे कि उसको एक CER क्रेडिट मिल सकेगा, उसको जॉइंट इंप्लीमेंटेशन आप कह सकते हैं। वहीं तीसरा पॉइंट जो था आपका एमिशन
ट्रेडिंग ऐसी कंट्री जिसके एमिशन रिडक्शन की कुछ यूनिट्स बच चुकी हैं, वो अपनी अनयूज यूनिट्स कुछ उस कंट्री को देंगी जिसके ज्यादा कंट्री ने अपना ज्यादा एमिशन करा है। इसे एक तरह से बोलते हैं कार्बन ट्रेडिंग। आपने ज्यादा प्रोड्यूस करी है तो आप किसी दूसरे से उधार ले सकते हैं, आपने कम कार्बन प्रोड्यूस करी है तो आप किसी दूसरे को अपनी कार्बन दे सकते हैं, के लिए वो आपको उसका पे करेंगे जितना उसका बनता हो। लास्ट में हम देखते हैं इंडिया ने सेकंड कमिटमेंट कब रेटिफाई किया था क्योटो प्रोटोकॉल का, 2017 में। और ये कौन सा कमिटमेंट पीरियड कब से कब तक का है, 2013 से 2020 तक। वहीं हम देखें यूएस, चाइना, रशिया जो सबसे बड़े एमिटर्स हैं ग्रीन हाउस गैसेस के, उन्होंने रेटिफाइड ही नहीं करा है। सो इनका रेटिफाइड करना बहुत जरूरी है इफ यू वांट टू इम्प्लीमेंट एफिशिएंटली और वर्ल्ड को इस क्लाइमेट चेंज से कम हार्म हो और बचाया जा सके इस वर्ल्ड। दैट्स ऑल इन दिस टॉपिक। वहीं हम दूसरा टॉपिक अपना देखते हैं, द वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी, जो कब से कब तक थी, 1975 से 1985 तक। ये IUCN ने 1975 में ये स्ट्रेटेजी पे वर्क करना चालू करा था। आप कमेंट सेक्शन में IUCN की फुल फॉर्म क्या है जरूर बताएं और उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। इन्होंने उस टाइम पे एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है, नेचर को कंजर्व करने के लिए हमें कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी को बैन नहीं करना पड़ेगा। इनफैक्ट ऐसे तरीके खोजने पड़ेंगे जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो सके और इकोलॉजिकली हार्म भी ना हो। वही हम देखें 1982 में IUCN ने कंजर्वेशन फॉर डेवलपमेंट सेंटर का सेक्रेटरीट ने वहीं सेटअप करा था, जो इंश्योर करेगा नेचर कंजर्वेशन को किसके साथ, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के साथ। और ऐसा करना जरूरी भी था क्योंकि इससे काफी ज्यादा बर्डन पड़ रहा था डेवलपिंग नेशंस पे, या तो वो डेवलपमेंट की तरफ जाएं या अपना इकोलॉजिकली सस्टेन करें अपने नेचर को। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर्स में आ सकते हैं बिल्कुल। ये 1991 में IUCN ने क्या पब्लिश किया था, केयरिंग फॉर द अर्थ, जो कि एक सक्सेसर था वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी का। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इक्विटेबल एंड इकोलॉजिकल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सो दैट द नेचुरल रिसोर्सेज वुड नॉट बी हार्म्ड एनी मोर, और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स भी अपने स्मूथली काम करते रहे डेवलपिंग नेशंस में भी और डेवलप्ड नेशंस में भी। तो ये दो टॉपिक्स के मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने इस वीडियो में कवर करे हैं। बाकी इन्वायरमेंट के और भी टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे, जो इन्वायरमेंटल साइंस के लिए भी और पेपर 1 के लिए भी, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और जो भी इंडिया में पॉलिसीज बनाई जाती हैं और इन्वायरमेंटल लॉज और इनके कौन कौन से आर्टिकल्स में हमारे राइट सस्टेन है इन्वायरमेंट के, ये सारा कुछ हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इन टॉपिक्स को रिवाइज करिए, वीडियोस को 2 से 3 बार लगाइए, उसके बाद खुद भी अपना थॉरोली उस पर गूगल रिसर्च करिए। जितना ज्यादा आपके पास फैक्ट्स होंगे उतना ईजी आपके पास होगा कि आप वहां पर मैच कर सकेंगे अपने प्रॉपर आंसर्स को। एंड डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, हाँ कमेंट भी। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। और आगे भी इस तरह की सीरीज चलती रहेंगी। दैट्स ऑल फॉर दिस, दैट्स ऑल फॉर टुडे।